साथियों, आप सभी का प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर होने वाले छठे सामूहिक विलोपन अर्थात मास एक्सटिंक्शन के लिए मानव को दोषी ठहराया जाएगा। तो ये सामूहिक विलोपन क्या है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो देखिए, एक हालिया अध्ययन के अनुसार पृथ्वी जो है अपने छठे सामूहिक विलोपन के चरण से गुजर रही है, अर्थात मास एक्सटिंक्शन के चरण से गुजर रही है। अब सामूहिक विलोपन का मतलब क्या होता है, तो इसको भी पहले देख लेते हैं। सामूहिक विलोपन का अर्थ है विश्व की लगभग 75% प्रजातियों के भूवैज्ञानिक कालखंड की एक छोटी सी अवधि। अब ये छोटी सी अवधि कितनी है? 2.8 मिलियन वर्ष से भी कम, तो कि एक छोटी सी अवधि में विलुप्त हो जाने की एक घटना है। इसके अतिरिक्त अभी तक जो है 5 सामूहिक विलोपन हो चुके हैं। चूंकि हम लोग छठे की बात कर रहे हैं, तो इसके पूर्व 5 जो है सामूहिक विलोपन हो चुके हैं। और यहाँ पे मेन बात क्या है कि अभी तक जितने भी सामूहिक विलोपन हुए हैं वे सभी प्राकृतिक कारणों से हुए थे, परंतु इस बार अर्थात जो छठा सामूहिक विलोपन है, इस बार यह पूरी तरह से मनुष्यों के कारण हो रहा है, इसलिए इसे एंथ्रोपोसिन एक्सटिंक्शन कहा जा रहा है। अब ये जो 5 सामूहिक विलोपन हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका ऑर्डोविशियन कल्प के समय में ये आपका विलोपन हुआ था। इसमें मृत्यु दर कितनी थी? 85%। देखिए कितना होना चाहिए? 75%, लगभग 75 होना चाहिए, उससे ये ज़्यादा है, 85% हुआ था। अब ये हुआ कब था? टाइम पीरियड क्या था? तो 445 मिलियन वर्ष पूर्व। संभावित कारण इसके क्या थे? तो इसमें इसके संभावित रीजन में तीव्र वैश्विक शीतलन, समुद्र का गिरता स्तर, मतलब शीतलन मतलब तीव्र वैश्विक जो है शीतलन, कूलिंग हुई थी, समुद्र का गिरता स्तर, और इसके परिणाम क्या होते? तटीय क्षेत्र का नष्ट होना, कम तापमान से प्रभावित रासायनिक अभिक्रियाएं इसके परिणाम स्वरूप हुई थी। वहीं जो आपका दूसरा था डिबोनियन कल्प में, इस समय जो मृत्यु दर थी वो कितनी थी? 70%। और ये कब हुआ था? 340 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसके संभावित कारण क्या थे? क्षुद्र ग्रह प्रभाव, तीव्र वैश्विक शीतलन, ठीक है, इसके जो परिणाम थे उसमें मलबे से स्थानीय विनाश का होना और तापमान से प्रभावित समुद्री जीवन। जो तीसरा है ये है आपका पर्मियन कल्प में होता है। इसमें मृत्यु दर कितनी थी? 95%। और ये किस टाइम पीरियड में हुआ था? 250 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। उसके कारणों में यदि आप देखें तो ज्वालामुखी गतिविधियां, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीव्र भूमंडलीय तापन, ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के रीजन से यहां पर होता है। इसके परिणाम क्या थे? महासागरों से ऑक्सीजन की समाप्ति और भूमि का मरुस्थलीकरण होना। जो चौथा महाविलोपन होता है या सामूहिक विलोपन होता है, ये ट्रियासिक कल्प में होता है, और इस समय मृत्यु दर कितनी थी? 76% थी। और टाइम पीरियड क्या था? 200 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसके संभावित कारणों में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीव्र भूमंडलीय तापन। तो देखिए आपका जो तीसरा और चौथा था, यहां पर रीजन क्या था? तीव्र भूमंडलीय तापन था, ग्लोबल वार्मिंग यहां पर असर कर रहा था। इसका परिणाम क्या था? पहला, भूमि का मरुस्थलीकरण होना और बारंबार उष्मीय तरंगे, ये इसके परिणाम थे। आगे चलते हैं। जो पांचवा आपका था, ये जो है आपका केटी के समय में, और मृत्यु दर कितनी थी? 80%। टाइम पीरियड कितना था? यहाँ पे 445 लिखा है, ये 145 होगा। 145 मिलियन वर्ष पूर्व। इसके संभावित कारणों में क्षुद्र ग्रह प्रभाव, ज्वालामुखी गतिविधि, समुद्र का गिरता स्तर, ये सभी कुछ संभावित कारण थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? व्यापक अग्नि की घटनाएं, विश्व स्तर पर राख से निर्मित बादलों के कारण पादप विकास में बाधा होना और न्यूक्लियर विंटर का होना, ये कुछ इसके संभावित जो है परिणाम थे। अब आगे चलते हैं यहां पर। तो ये जो आपका छठा सामूहिक विलोपन है, होना है, इसके क्या साक्ष्य है? क्यों कहा जा रहा है कि छठा सामूहिक विलोपन के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं? तो देखिए, पिछली शताब्दी में 400 से अधिक कशेरुकी प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो चुकी हैं। स्थलीय कशेरुकियों की 29,400 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन प्रजातियों के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 1000 से भी कम रह गई है। मेरुदंड वाली मछलियों, पक्षियों एवं स्तनधारियों सहित 30% से अधिक जीवों के पर्यावास क्षेत्र और आबादी दोनों में गिरावट हो रही है। सामूहिक विलोपन के उत्तरदायी कारण क्या है? तो इसमें पहला है जलवायु परिवर्तन की बढ़ती गतिविधियां, अर्थात चरम तापमान परिवर्तन, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि या गिरावट, दोनों ही रीजन है, महासागरीय ऑक्सीजन की कमी इत्यादि।
भूगर्भिक आपदा जैसे ज्वालामुखी विस्फोट तथा पृथ्वी से टकराने वाले क्षुद्र ग्रह, आक्रामक प्रजातियां, संसाधनों का अत्यधिक उपभोग, कृषि गतिविधियों के कारण वन भूमि कम होती जा रही है, तो प्रजातियों को उनके प्राकृतिक पर्यावरण से निकाला जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे उत्तरदायी कारण हैं जो कि सामूहिक विलोपन की स्थिति को लाते हैं। आगे चलते हैं। सरकार ने ड्रोन रोधी गन के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं, मतलब जो ड्रोन को रोक सके या नष्ट कर सके। हाल ही में सरकार ने सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश सीमावर्ती क्षेत्रों में आवारा या छद्म ड्रोनों को नष्ट करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा एंटी ड्रोन गन की तैनाती के संबंध में है या से संबद्ध है। प्रमुख दिशा निर्देशों की बात करें तो इसमें पहला है एंटी ड्रोन गन का उपयोग आवारा या छद्म नैनो मानव रहित विमानों यूएवी के लिए कम से कम 1000 मीटर और बड़े मानव रहित विमानों के लिए 2500 मीटर की दूरी से किया जाएगा। यह मानव रहित विमान या मानव रहित विमान सामूहिक हमलों के के समूहों को नष्ट करने में यह कारगर रहेगी। प्रौद्योगिकी को निर्धारित रेंज में विभिन्न श्रेणियों में कॉप्टर, फिक्स्ड विंग यूएवी मानव रहित विमान और रेडियो नियंत्रित यूएवी अर्थात रेडियो नियंत्रित मानव रहित विमान आदि को निष्क्रिय करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही इसे मानव रहित विमान के सभी ऑपरेटिंग जीपीएस तथा मानव रिमोट कंट्रोल फ्रीक्वेंसी को अवरुद्ध करने में सक्षम होना चाहिए। भारत में एंटी ड्रोन तकनीक के बारे में बात करने से पहले यहां पर हम लोग पहले एंटी ड्रोन प्रणाली को समझ लेते हैं। तो इसमें 2 चरण हैं। पहला पता लगाना या ट्रैकिंग करना उस ड्रोन का, उसके बाद दूसरा है विफल करना। तो पता लगाने या ट्रैक करने के लिए क्या किया जाएगा, तो इसमें रेडियो टेक्नोलॉजी, राडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गतिविधियों आदि के माध्यम से ड्रोन का पता लगाने या ट्रैक करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक यहां पर होगी। अब विफल कैसे किया जाएगा, तो 2 तरीके से, एक सॉफ्ट किल और दूसरा हार्ड किल। सॉफ्ट किल में क्या होगा, यह तकनीक विनाशकारी बल का उपयोग किए बिना आवारा या छद्म ड्रोन को निष्क्रिय कर देती है। इस प्रौद्योगिकी में जैमर, स्पूकर और हैकिंग डिवाइस शामिल होते हैं। वहीं हार्ड किल की बात करें तो इस तकनीक का प्रयोग ड्रोन को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें गन, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इत्यादि का उपयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं भारत में एंटी ड्रोन तकनीक के बारे में। तो अक्टूबर 2019 में नागर विमानन मंत्रालय ने राष्ट्रीय छद्म ड्रोन रोधी दिशा निर्देश जारी किए थे। इनका उद्देश्य आवारा या छद्म ड्रोन को नष्ट करना था। साथ ही परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और सैन्य ठिकानों जैसे प्रमुख प्रतिष्ठानों से संबंधित संभावित सुरक्षा चुनौतियों से निपटना था। दूसरा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ड्रोन का पता लगाने व उन्हें नष्ट करने की तकनीक विकसित की है। किसने की है, डीआरडीओ ने। अब हम लोग थोड़ा सा ड्रोन के बारे में बात कर लेते हैं। ड्रोन या जिसे मानव रहित विमान प्रणाली कहते हैं, यूएएस कहते हैं, या ये आपका मानव रहित प्रणाली है। विमान जो होगा वहां पे यूएवी हो जाएगा। तो एक ऐसा विमान है जो स्वायत्त रूप से संचालित हो सकता है या जिसे बिना पायलट के दूर से ही संचालित किया जा सकता है। इनका उपयोग तस्करी, टोही या विभिन्न प्रकार के हमले करने, भीड़ युक्त क्षेत्रों या अन्य विमानों को लक्षित करने, आतंकवादियों द्वारा विस्फोटक गिराने आदि के लिए किया जाता है। इससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ जाती हैं। आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर भौतिकी प्रणाली मिशन NMICPS के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर भौतिकी प्रणाली मिशन के माध्यम से देश भर में 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा रहा है। इससे जनता से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रदान किया जा सकेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं साइबर भौतिक प्रणाली के बारे में। तो देखिए, साइबर भौतिक प्रणाली या सीपीएस संचार, डेटा संग्रह व प्रसंस्करण, कंप्यूटिंग, निर्णय लेने व कार्रवाई की क्षमताओं के साथ भौतिक वस्तुओं जैसे स्वचालित वाहनों और डेटा को डिजिटल या साइबर घटकों के साथ जोड़ती है। राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर भौतिक प्रणाली मिशन, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर एंड फिजिकल सिस्टम, NMICPS के बारे में अन्य चीजों को देखें तो इस मिशन का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी प्रयासों को समन्वित और एकीकृत करके सीपीएस अर्थात साइबर भौतिक प्रणाली प्रौद्योगिकियों के लिए एक मजबूत आधार तथा एक निर्बाध तंत्र निर्मित करना है। दूसरा, इसे वर्ष 2018 में स्वीकृत किया गया था। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया गया।
मिशन के लक्ष्यों की बात करें तो इसमें पहला है भारत को सीपीएस अर्थात साइबर भौतिक प्रणाली प्रौद्योगिकियों में प्रमुख अभिकर्ता बनाना, एजेंट बनाना। दूसरा, सामाजिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए सीपीएस अर्थात साइबर भौतिक प्रणाली प्रौद्योगिकियों का रूपांतरण करना, साथ ही स्टार्टअप्स का वित्त पोषण करना और रोजगार बाजार में वृद्धि करना। सीपीएस अर्थात साइबर भौतिक प्रणाली प्रौद्योगिकियों में अगली पीढ़ी के तकनीकी विशेषज्ञ तैयार करना। यहां पर देखिए, जो आपका NMICPS है, इसके 4 सेक्शन है: ज्ञान, विकास, व्यवसायीकरण और प्रौद्योगिकी रूपांतरण। यहां आगे देखें तो जो ये NMICPS है अर्थात राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर भौतिक प्रणाली मिशन, इसके 4 प्रमुख क्रियाकलापों में जो है शामिल क्या क्या है? तो इसमें शामिल है प्रौद्योगिकी विकास, दूसरा है मानव संसाधन और कौशल विकास, तीसरा नवाचार उद्यमिता एवं स्टार्टअप तंत्र है, तथा चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इस मिशन से, ये जो आपका राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर भौतिकी या भौतिक प्रणाली मिशन है, इस मिशन से विकास के इंजन के रूप में कार्य करने की आशा है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, राजनीतिक सह सुरक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों उद्योगों 4.0, स्मार्ट शहरों, सतत विकास लक्ष्यों आदि में राष्ट्रीय पहलों को लाभ प्रदान करेगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर विजन दस्तावेज का दूसरा खंड जारी किया है। तो यह जो दस्तावेज है, यह इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA के सहयोग से जारी किया गया है। इसका शीर्षक है वर्ष 2026 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सतत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और निर्यात। तो ध्यान रखिए कब तक है? 2026 तक। इसका पहला खंड नवंबर 2021 में जारी किया गया था। इस खंड का शीर्षक था भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात और वैश्विक मूल्य श्रृंखला हिस्सेदारी में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अवसर, डिजिटल उपभोग में बढ़ोतरी और वैश्विक मूल्य श्रृंखला की वृद्धि एवं विविधीकरण से पैदा होते हैं। जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जो अवसर हैं, इन चीजों से पैदा होते हैं। यह जो खंड है, यह खंड मतलब जो दूसरा खंड जारी किया गया है, यह खंड 5 भागों वाली एक रणनीति है। यह ऑल ऑफ द गवर्नमेंट दृष्टिकोण पर आधारित है। यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को व्यापक और गहन करने पर केंद्रित है। अब ये 5 भागों वाली रणनीति क्या है? इसमें 5 भाग क्या है? तो पहला है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और उत्पादन में बढ़ोतरी, उप संयोजनों एवं घटक प्रणाली में बदलाव और विकास करना, डिजाइन तंत्र का निर्माण करना, चौथा है भारतीय कंपनियों का पोषण करना और पांचवा है भारत में व्याप्त अक्षमताओं को लगातार दूर करना। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो पहला, चीन और वियतनाम की तुलना में भारत की लागत संबंधी असमर्थता का होना। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रणाली की कमी का होना यहाँ पर। तीसरा, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ, जो विकसित अर्थव्यवस्था है उनके साथ मुक्त व्यापार समझौताओं का अभाव होना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अभाव है। इसके अतिरिक्त चौथा पॉइंट है अनुपालन आवश्यकताएं और जांच प्रक्रिया जो है वो कारोबारी माहौल को प्रभावित करते हैं, साथ ही निवेश आकर्षित करने में बाधा के रूप में कार्य करते हैं। इसकी जो मुख्य सिफारिशें हैं इस खंड में, जो विजन दस्तावेज है उसमें है इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में समग्र घरेलू मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, उन घरेलू कंपनियों का पोषण करना और बढ़ावा देना जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। तीसरा, संधारणीयता और व्यवसाय करने में सुगमता से संबंधित मुद्दों का समाधान करना। चौथा, लागत अक्षमताओं को दूर करना और देश से निर्यात को बढ़ावा देना। पांचवा, भारत में डिजाइन तंत्र को प्रोत्साहित करना। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट से समय की मांग करते हुए कहा कि वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर अधिक परामर्श करने की जरूरत है। भारत में वैवाहिक बलात्कार की बात करें तो देखिए, भारत में वैवाहिक बलात्कार को किसी भी संविधि या कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 375A बलात्कार को परिभाषित करती है। उसमें कहा गया है कि एक पुरुष द्वारा बलपूर्वक अपनी पत्नी से लैंगिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं है जब तक पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम ना हो, और वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आयु सीमा 18 वर्ष कर दी थी। ये जो चीजें हैं यह इस धारणा पर आधारित है कि एक बार विवाह हो जाने के बाद यह मान लिया जाता है कि महिला ऐसे संबंध के लिए सहमत है। यह सहमति विवाह के अस्तित्व में रहने तक निरंतर रहती है। अब प्रश्न उठता है कि यह चीज जो है महिलाओं को कैसे प्रभावित करती है। तो पहली चीज है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
जो 4 हुआ है, इसके अनुसार भारत की 5.4 महिलाओं ने सूचित किया है कि उन्हें उनके पतियों द्वारा लैंगिक संबंध बनाने के लिए विवश किया गया था। इससे होता क्या है, इससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित प्रतिकूल व दीर्घकालिक परिणाम उत्पन्न होते हैं। इनमें चोट लगना, अवांछित गर्भधारण, खराब मानसिक स्वास्थ्य आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013 में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के समापन पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने सिफारिश की थी कि भारत सरकार द्वारा वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया जाना चाहिए। निर्भया कांड के बाद गठित JS वर्मा समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी और वर्ष 2021 में एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में केरल हाईकोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को तलाक के लिए एक आधार के रूप में मान्यता दी है। तो किसने दी है? केरल हाईकोर्ट ने, वर्ष 2021 में। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग उत्तर भारत में शीतलहर तेज होगी इसके संदर्भ में। तो देखिए, भारत के मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर कई राज्यों में अत्यधिक ठंड की स्थिति का पूर्वानुमान जारी किया है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग अर्थात IMD के अनुसार शीतलहर जो क्या होती है, तो शीतलहर 24 घंटे के भीतर तापमान में तेजी से गिरावट की घटना है। तो ध्यान रखिएगा, शीतलहर क्या होती है? 24 घंटे के भीतर तापमान में तेजी से गिरावट की घटना है। इसमें एक बड़े क्षेत्र में वायु का व्यापक शीतलन या अत्यधिक ठंडी वायु का प्रभावी होना शामिल है। शीतलहर का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मानदंड है अलग अलग भौगोलिक स्थिति के अनुसार या अवस्थित के अनुसार, जैसे कि हिल स्टेशनों के लिए अलग है, मैदानों के लिए अलग है, तटीय क्षेत्रों के लिए अलग है। तो सबसे पहले यदि हम लोग हिल स्टेशन की बात करें तो हिल स्टेशन पर किसे शीतलहर कहेंगे? तो जब न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम या उसके बराबर हो, साथ ही न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य से 4.5 डिग्री से लेकर के 6.4 डिग्री तक कम होना चाहिए, सेल्सियस कम हो। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि वहां पे मान लीजिए पहाड़ों पर सामान्य जो टेम्परेचर रहता है वो 5 डिग्री रहता है, तो 5 डिग्री से 4.5 डिग्री या 6.4 डिग्री जो है यदि कम हो जाता है तो वहां पे शीतलहर की घटना कहलाएगी। अगला है मैदानों में। तो देखिए, मैदानों में कब कहेंगे? जब न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो या उससे कम हो और तापमान उस अवधि के सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस कम होता है, या जब न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम या उसके बराबर होता है। अब आइए तटीय क्षेत्रों के लिए। तो यहां पर शीतलहर कब कहेंगे? जब आरंभिक न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम या उसके बराबर होता है, साथ ही वास्तविक न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो वहां पर शीतलहर कहा जाएगा। अब शीतलहर के प्रभावी होने के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं उनकी यदि बात करें तो देखिए, दिसंबर 2021 में लगातार 2 चरणों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभावी होना, उत्तर पश्चिम एशिया पर एक जेट स्ट्रीम का सक्रिय होना। दूसरा, ला नीना के कारण भारतीय उपमहाद्वीप पर आर्द्रता की मात्रा में वृद्धि हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक हिमपात एवं वर्षा हो सकती है। इससे अत्यधिक ठंड पड़ सकती है। आगे चलते हैं, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तीसरा जो रीजन बता सकते हैं, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हिमपात और वर्षा का होना। इस क्षेत्र में पूर्वी आर्द्र पवनों के कारण, किसके कारण? पूर्वी आर्द्र पवनों के कारण ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं पश्चिमी हिमालय में। शीतलहरों के प्रभाव की बात करें, शीतलहरों के प्रभाव के तो देखिए, ये सुभेद लोग, वल्नरेबल लोगों को, जैसे कि शिशुओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, पुराने रोगों से पीड़ित लोगों आदि को प्रभावित करती है। और इसके अतिरिक्त यह रबी की फसल को नुकसान पहुंचाती है। रबी की फसल में गेहूं का उत्पादन होता है। साथ ही यह दृश्यता आदि को भी कम करती है। शीतलहर प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की रणनीति क्या है? तो उसमें पहला है जोखिम मूल्यांकन की पहचान करना और सुभेद्यता का आकलन करना। दूसरा, गुणात्मक प्रारंभिक चेतावनी और पूर्वानुमान जारी करना। तीसरा, अंतर एजेंसी समन्वय स्थापित करना। चौथा, जन जागरूकता और अनुसंधान एवं विकास करना। पांचवा, प्रभाव का आकलन करना। अब जो अन्य चीजें सुर्खियों में उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केंद्र सरकार या केंद्र ने मुस्लिम और ईसाई दलितों को अनुसूचित जाति SC के लाभ प्रदान करने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। तो देखिए, वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, जबकि ईसाई और मुस्लिम दलितों को यह दर्जा प्राप्त नहीं है। यह दर्जा संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत वर्ष 1950 में जारी राष्ट्रपति के आदेश और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार किया गया है। अनुच्छेद 341(1) के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद जातियों, नस्लों, जनजातियों या जातियों या नस्लों के समूहों के कुछ हिस्सों को अनुसूचित जाति के रूप में स्वीकृति प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 341(2) में क्या है के तहत संसद कानून बनाकर उपयुक्त
समूहों की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल या उससे बाहर कर सकती है। आगे चलते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, यह भारत सरकार द्वारा 5 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उनकी असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करता है। यह जो है आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: नवाचार, शैक्षिक उपलब्धियों, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा तथा बहादुरी। इन 6 सेक्टर में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है, इसके प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए, एक पदक प्रदान किया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसे पहले असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में जाना जाता था और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक बाल शक्ति पुरस्कार और दूसरा बाल कल्याण पुरस्कार। तो ध्यान रखिए, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। यह जो पुरस्कार है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रदान करता है। ध्यान रखिए, कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को। अगला है एक जिला एक उत्पाद योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो देखिए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक विज्ञान विभाग DPIIT ने ODOP अर्थात एक जिला एक उत्पाद पहल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सम्मेलन का आयोजन किया है। एक जिला एक उत्पाद को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाना था। प्रत्येक जिले की वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने के लिए इसे पूरे भारत में अपनाया जा रहा है। परिचालन की दृष्टि से इसका विलय जो है निर्यात हब के रूप में जिला पहल के साथ कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो विलय है वो निर्यात हब के रूप में जिला पहल के साथ कर दिया गया है। निरंतर निर्यात हब पहल को विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यान्वित कर रहा है। आगे चलते हैं, अगला है केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS के बारे में। तो देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने CGHS अर्थात केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की नई वेबसाइट को लॉन्च किया है। ये जो आपका केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना है, ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और इस योजना के तहत नामांकित कुछ अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों एवं उनके आश्रितों के लिए नोडल स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है। यह एक ऐप के साथ पुनर्निर्मित वेबसाइट बिना जोखिम के स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति को सक्षम बनाएगी तथा यह मौजूदा कोविड-19 महामारी के दौरान सही समय पर एक अभिनव कदम है। आगे चलते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में। तो सरकार ने 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में चिन्हित किया है। इसे पहली बार वर्ष 2008 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति सामाजिक चेतना में वृद्धि करना है। यह समाज में लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं, भेदभाव एवं शोषण के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं 84 हथियार के बारे में। 84 हथियार, तो भारतीय सशस्त्र बलों ने 84 को अपने नए सिंगल शॉट हथियार के रूप में चुना है। यह स्वीडन की रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी साब का उत्पाद है। 84 हथियार जो है यह युद्ध कौशल, हल्के, सिंगल शॉट तथा पूरी तरह से डिस्पोजेबल है। इनकी हैंडलिंग और इन्हें उपयोग करना आसान है। इसका भार लगभग 9 किलोग्राम है। इसकी प्रभावी सीमा 200 मीटर है। इसे टैंकों और लड़ाकू वाहनों, लैंडिंग क्राफ्ट, हेलीकॉप्टरों, विमानों तथा बख्तरबंद वाहनों के विरुद्ध प्रभावी होने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे बात करते हैं गैर प्रतिमोच्य टोकन, नॉन फंजिबल टोकन के बारे में, NFT के बारे में। तो ये डिजिटल विश्व में एक तरह की परिसंपत्तियां हैं। इन्हें किसी भी अन्य संपत्ति की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है, लेकिन इनका अपना कोई भौतिक रूप नहीं है। नॉन फंजिबल टोकन ये विशेष प्रकार के क्रिप्टोग्राफिक टोकन होते हैं। ये एक ब्लॉकचेन पर मौजूद होते हैं और उनकी प्रतिलिपि बनाना आसान या संभव नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, आसान नहीं, यहाँ पर संभव ही नहीं होता है। NFT नॉन फंजिबल टोकन जिन पर संपत्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है उनमें अवतार जैसे इन गेम घटक, डिजिटल और गैर डिजिटल कलेक्टिबल्स, डोमेन नाम और इवेंट टिकट शामिल हैं। आगे चलते हैं, अगला है भंडारी समुदाय के बारे में। तो देखिए, यह गोवा का सबसे बड़ा जातीय समूह है, भंडारी समूह या भंडारी जाति समूह। इसे गोवा में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC श्रेणी में रखा गया है। इस समुदाय का पारंपरिक व्यवसाय ताड़ी निकालना और आश्वन करना, खेत की जुताई करना और बागों में काम करना था। यह समुदाय गोवा और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में वास करता है। आगे बात करते हैं मेडागास्कर के बारे में। तो देखिए, मेडागास्कर चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि यह द्वीप
यह द्वीपीय राष्ट्र जो है जल की सबसे गंभीर कमी का सामना कर रहा है। यहाँ जल जो है वो भोजन से अधिक महंगा हो गया है। मेडागास्कर में प्रचुर मात्रा में जल विद्यमान है, परंतु वैश्विक तापन के कारण मेडागास्कर के जल विज्ञान चक्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इस कारण वहाँ जो है सूखा व अकाल जैसी घटनाएं हो रही हैं। अब यदि इसकी भौतिक अवस्थिति या भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो आप थोड़ा सा यहाँ पे मैप में पहले देख लीजिए। ये है आपका मेडागास्कर, ठीक है, क्या है, मेडागास्कर है, और ये है आपका मेन अफ्रीका लैंड। तो इनके बीच में यहाँ पे एक जलसंधि है, जिसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। अब और चीज़ों को देख लेते हैं। तो यह जो है हिंद महासागर में अफ्रीका के, यहाँ मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका मैप देखेंगे तो यहाँ अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। यह 400 किलोमीटर चौड़े मोजाम्बिक चैनल, यहाँ पे आपका मोजाम्बिक चैनल द्वारा अफ्रीकी तट से अलग है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी सर्वोच्च बिंदु कौन सी है, तो मरो मोकोट्रो है। क्या है, मरो मोकोट्रो है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी जो है मंग्योक्यो है। वर्ष 1895 से वर्ष 1957 तक इस द्वीप पर फ्रांस का शासन था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।